जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज मैं दो विषयों पर बात करूंगा। एक विषय है न्यूज क्लिक्स के पत्रकारों के ऊपर रेड हुआ है, एक्टिविस्ट के घरों पर छापे पड़े हैं और पत्रकारों को उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप्स को हिरासत में लिया गया है या कस्टडी में लिया गया है। जांच चल रही है यूएपीए के तहत। जांच चल रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये क्या मसला है, इसके ऊपर बात करेंगे और मेरा इस पे क्या ओपिनियन है ये भी मैं आपको दूंगा। और दूसरा विषय जिसको मैं टच अपॉन करूंगा वो लंदन के अंदर हुए खालिस्तानी डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर है। वहां पर उन्होंने किस तरीके से भारत के झंडे का अपमान किया और उन्होंने क्या ऐसी बातें बोली जिससे हिंदू आहत हो या ना हो, लेकिन सिख परंपरा जरूर आहत होगी। तो इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूज क्लिक के बारे में कि न्यूज क्लिक में के ऊपर क्यों रेड हुए। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि अगस्त के महीने के अंदर, इस साल अगस्त में एक रिपोर्ट छपी थी और वो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, जो जिसके हवाले से ये कहा गया कि एक यूएस मिलियनियर हैं निवेल रॉय सिंघम। इनका एक जो भी बिजनेस है उसमें इनका एक वर्टिकल प्रोपेगेंडा को लेकर भी है जो चाइनीज फंडेड है। और न्यूज क्लिक इसी निवेल रॉय सिंघम के साथ इसके तार जुड़े नजर आ रहे हैं। और ये ऐसा कहना भारतीय किसी एजेंसी संस्था का नहीं है, ये दरअसल कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो अगस्त में इस साल उन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की थी। अब क्या हुआ है, आज सवेरे 35 लोकेशंस पे दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करी। इसके अंदर काफी लोगों को पकड़ा गया, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग हुई और अभी तक जो नेट पर अवेलेबल है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। और ये सारी जो सर्चेज हैं, ये सारी जो दबिश हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं या उनको पूछताछ उनसे की जा रही है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत है। और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ईडी डायरेक्टरेट का वो भी शामिल है। अब इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया और दरअसल उसका जो रूटिंग था वो चीन की तरफ से था और उसके सपोर्ट में इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। वहीं आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इसके विषय में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके विषय में मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं और दे आर फ्री टू एक्ट एंड डू देयर जॉब। तो ये कमेंट था अनुराग ठाकुर का। वहीं कुछ एक्टिविस्ट हैं जैसे तीस्ता सीतलवाड़ हैं, इनके प्रेमाइसेस पर भी रेड्स हुई हैं बॉम्बे में। और ये जो तीस्ता सीतलवाड़ है ये फ्रीक्वेंटली कंट्रीब्यूट करा करती थी द न्यूज क्लिक्स को। और इसी तरह एक मस्करे हैं, कॉमेडियन हैं संजय रजूरा, उनको भी स्पेशल सेल ऑफिस लोधी रोड पे ले जाया गया है। अब जो प्रेस क्लब है उसने काफी चिंता जताई है। बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर चिंता जताई है। अब ये पूरा का पूरा केस दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा है राष्ट्रवादियों का, नेशनलिस्ट का। मैं भी एक नेशनलिस्ट हूं, मेरे जितने भी आप वीडियो देखेंगे उसमें नेशनलिज्म का स्ट्रीक आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही रैशनल और लॉजिकल नेशनलिस्ट हूं। दूसरा एक धड़ा है जो
पत्रकारिता को लेकर काफी सेंसिटिव है और वो ये कहता है कि ये पत्रकारिता पर घात है और इसके ऊपर हमला है। अब ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी विजडम के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि क्या ये पत्रकारिता के ऊपर हमला है या ये देश हित में करी गई कार्रवाई है। अब आप पूछेंगे कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा मिला जुला है। देश हित में कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक है। अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो छपा है, उसकी तह में जाना बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से ये उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप इसको जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नजरिए से देखें और आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की मजबूती के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल से शायद ये हद से ज्यादा सख्त कार्रवाई दिखती है। ये हमेशा याद रहे कि ये जमाना बैटल ऑफ नैरेटिव्स का है, तो आप क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये बहुत अहम है। हो सकता है इस पूरी कार्रवाई में कुछ भी ना निकले और हो सकता है कि कुछ निकले और जो मैनेजिंग कमिटी के लोग हैं वो शायद पकड़े जाए। अब इसके अंदर सवाल यह है कि क्या जितने भी जर्नलिस्ट जो पकड़े गए हैं या जिनसे पूछताछ हो रही है, क्या वो मैनेजमेंट का हिस्सा है? क्या वो फंडिंग को प्राप्त करने में और उसको चैनलाइज करने में उनका रोल है, या वो प्योर जर्नलिस्ट हैं? देखिए, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन होता है और हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। विपक्ष का होना, विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना, सरकार की तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जोर शोर से दरबारी होकर और आप सिर्फ कसीदे कसे, आप तारीफें करें, ये आपका कतई रोल नहीं है। जर्नलिस्ट का रोल बेसिकली इन अ गुड डेमोक्रेसी इज सवाल पूछना, और सवाल वो पूछना जो लोगों के दिल में है, मन में है। तो सवाल पूछना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जर्नलिज्म का, और सवाल का जवाब क्या होता है वो सरकार की जिम्मेवारी है और उस जवाब से एक ओपिनियन फॉर्म होता है। जर्नलिस्ट का मतलब ओपिनियन देना नहीं है, प्रोपेगेंडा करना नहीं है, सिर्फ न्यूज सामने रख के और सवाल करना, ये काम है जर्नलिस्ट का, सवाल पूछना। तो अगर हम उस लिहाज से देखें और हम ये सारे जर्नलिस्ट की सूची अगर हम देखें, मैं जान के नाम नहीं लूंगा किसी जर्नलिस्ट का, तो ये हमें देखना है कि क्या ये सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लोगों को जागरूक बनाने वाला काम कर रहे थे, क्या सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और उसके बदले क्या वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। दरअसल ये एक इंफॉर्मेशन, एक आम आदमी जाके सवाल नहीं पूछ सकता कि ये रोड बनी है, इसका टेंडर इतने का निकला, इसमें इस ठेकेदार ने ये काम लिया, हमेशा से यही ठेकेदार को काम मिलता है, ये जो रोड बनी है, इसने जो ऐसी रोड पिछले साल बनाई थी वो इतने दिन चली, इसकी गुणवत्ता पर किसने क्या नजर रखी है, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या कारण है कि इसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये उसका काम है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर आप इंटरप्रेट करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि अरे ये देश के विकास में बाधा डाली जा रही है, ये बहुत ही देशभक्त ठेकेदार जो बहुत ही धार्मिक कार्यों में रहते हैं, उन्होंने फलाने मंदिर के लिए इतने पैसे दिए और ये किया और वो किया, उससे आप ऐसे सवाल पूछ के देश की प्रगति में रोड़े अटका रहे हैं। तो एक नजरिया ये हो गया।
और दूसरा नजरिया बड़ा सिंपल है कि भाई आपने ये काम किया, ये सवाल पूछे, इसका अगला जवाब देगा। तो जो आम पब्लिक है जो डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ सकती, वो वेल इन्फॉर्म्ड होगी। तो मैं फिर से ये बात कहूं कि क्या द न्यूज क्लिक के जो पत्रकार थे, जो ओपिनियन कंट्रीब्यूटर थे, लाइक तीस्ता सीतलवाड़ एंड जो बाकी जो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके जो ओपिनियन थे, क्या वो प्रोपेगेंडा के तहत आते हैं, क्या वो सरकार को कटघरे में खड़े करने के काम में आते हैं, ये आप सबको अपनी चॉइस है ओपिनियन बनाने की। अब सवाल यह है कि दानवीर सिंह का इसमें क्या ओपिनियन है। दानवीर सिंह का पर्सनल ओपिनियन यह है कि प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा था और प्रोपेगेंडा को रोका जाना चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा होता है, चाहे वो सरकार का प्रोपेगेंडा हो या सरकार के विरुद्ध किया जाने वाला प्रोपेगेंडा हो, या मैं कहूंगा कि देश के विरुद्ध किए जाने वाला प्रोपेगेंडा हो। इसमें एक पत्रकार के ऊपर इल्जाम है कि भारत के अंदर हुआ कोरोना के दौरान टीकाकरण और बने हुए टीके के ऊपर बहुत सवाल खड़े करे गए, अफवाहें फैलाई गई और उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया गया, लोगों में भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया गया। तो इस तरीके के भी आरोप हैं। अब ये जो, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चनिंग और ओपिनियन, और इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि वो एक डायरेक्शन में और ओपिनियन की तरफ हिंट कर रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली एज एन ओपिनियन प्रस्तुत नहीं किया जाता। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरा क्या इस पे वो है, तो एक तो ये है कि भाई अगर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो प्रोपेगेंडा नहीं अलाउ करना देना चाहिए, स्पेशली जब उसकी फंडिंग विदेश से हो। क्योंकि जब बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर जब पैसा आता है, तो पैसे से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने वीडियो का। अब ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा वीडियो जितना ये जा रहा है सब्सक्राइबर्स में, तो उनमें जा रहा है। लेकिन अगर यही फंडिंग के तहत जाया जाए तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इसको शेयर किया जाएगा और इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट होगा, और जो इंटरनेट के जो सर्च इंजन्स हैं उसको मैनिपुलेट करके और इस वीडियो को टॉप पे रखा जाएगा, जिससे कि और ज्यादा इसकी रीच बने, वगैरह वगैरह। तो ये काम पैसे से होता है और किसका फायदा हो रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये इतनी सारी लंबी बात कर दी मैंने, और इसके अंदर एक पॉइंट और भी है, दैट इज नैरेटिव। अब नैरेटिव, ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। दानवीर सिंह का ओपिनियन अपना हो सकता है, XYZ का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन जो नैरेटिव सेट होता है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये होता है कि पत्रकारों को जबरन पकड़कर पुलिस ले गई, उनसे पूछताछ कर रही है, उनको तंग किया जा रहा है, फ्री प्रेस को दबाने की कोशिश है, आजाद आवाज को दबाने की कोशिश है। इस तरीके का एक नैरेटिव जाता है। तो अगर आपने कार्रवाई करनी भी है तो इनके मैनेजमेंट के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा लाने का काम मैनेजमेंट का है, और एडिटर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एडिटर का जिम्मेवारी है कि खबर को खबर के तौर पर और उसका सही एनालिसिस करके आगे प्रस्तुत करे, ना कि इस तरीके से पेश करे कि लोगों में एक भ्रम पैदा हो, कम्युनिटीज में दुश्मनी पैदा हो और नफरत पैदा हो, और एक अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट टाइप एक सिचुएशन और माहौल बने। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जो भी ये कार्रवाई हो रही है, इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से देश और दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता है, और ये बहुत अहम है।
अब क्योंकि हम बात चाइनीज फंडिंग की कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि कोरोना के शुरू होने के बाद, जैसे ही कोरोना ब्रेक हुआ था, चाइना को ये समझ में आ गई थी कि अभी सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी दुनिया की। अब अमेरिका का शिकंजा और कसा जाएगा। वैसे भी उनके बीच में तनातनी शुरू हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट, मैं मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका लेके आना चाहता हूं जिससे अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट हो, लेकिन चाइना से मैं निकालना चाहता हूं क्योंकि चाइना हमें थ्रेटन करता है। तो ये चाइना को इस समझ में आ रहा था। चाइना को यह भी समझ में आ रहा था कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका वापस नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर लेबर बहुत महंगी है और फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर महंगा सामान बेचना मुश्किल है। तो सस्ती जगहों पर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके अंदर सबसे अहम डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया था। तो इसीलिए चाइनीज ने अपनी फौजें बॉर्डर पर लगा दी और एक टेंशन बिल्डअप कर दिया, दुनिया को यह बताने के लिए कि यह इलाका सेफ नहीं है, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ के साथ इस तरीके के जो सिंगम टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनके थ्रू प्रोपेगेंडा के लिए बहुत सारा पैसा भेजा गया जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो, सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो। तो ये एक चाइनीज बैकड्रॉप में देखने और समझने वाली बात है। अब ये सारी चीजों को समझकर आप अपना ओपिनियन बनाएं, जिसके अंदर फ्री प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके अंदर चाइनीज फंडेड प्रोपेगेंडा है और इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल है। तो ये सारी चीजें आप समझिए और अपना ओपिनियन स्वयं बनाइए। अब इसके अलावा दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो है लंदन के हवाले से कि लंदन के अंदर एक बहुत एक प्रोटेस्ट हुआ है इंडियन हाई कमीशन के सामने, जहां पर दल खालसा और एसजेएफ के जो लीडर हैं उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और उसमें एक गुरजंट सिंह या गुरशरण सिंह करके एक आदमी है जिसने बहुत ही हेटफुल स्पीच दिया वहां पर। भारत का झंडा जमीन पर गिराकर उसके ऊपर गौमूत्र डाला गया और साथ ही साथ ये कहा गया ऋषि सुनक को कि तुम यूके के अंदर पाई जाने वाली गायों का मूत्र का सेवन करें। दरअसल वो एंटी हिंदू सेंटीमेंट दिखा रहा था। अब जनरली लोग इसको गौमूत्र को हिंदू से जोड़कर देखते हैं क्योंकि आयुर्वेद में गौमूत्र के औषधि के तौर पर इस्तेमाल करने की बात होती है, हुई है। और गांव देहातों में और कई घरों में इसका इस्तेमाल भी होता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है और अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनके थ्रू होता है। तो बाकी ठीक है, बाकी आपका प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आप प्लीज करिए और शांतिपूर्वक करिए, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल करिए। इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट हैं। गुरशरण सिंह से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके सारे गुरु हिंदू थे? दूसरा सवाल, क्या जितने भी सिख इस दुनिया में हैं, क्या 99.9% उनके पूर्वज हिंदू थे? अगर आपका सवाल का जवाब हां है, तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने गौमूत्र का औषधि के तौर पर कभी इस्तेमाल किया होगा? इसका जवाब दीजिए। और क्या ऐसे सिख हैं जो आज भी जरूरत पड़ने पर गौमूत्र को औषधि के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ये भी आप अपने दिल और दिमाग से ये सवाल पूछिए। मैं जब ये आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो इसके पीछे काफी तजुर्बा है।
और तब ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया है। हिंदू से नफरत करके देश का झंडा जमीन पर डाल के उस पर गौमूत्र बिखेर कर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सिख हैं और आपसे ज्यादा बड़ा डिवाउट सिख कोई नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली आपके इस कॉन्सेप्ट में जन्नत और हूरों का ऐसा प्रावधान भी नहीं है, तो पता नहीं आपका क्या मोटिवेशन है। लेकिन जो भी है, ये आपकी अपनी मानसिकता है, आपका अपना दिमाग है और आपकी सोच कितनी दूर तक जाती है ये इस चीज से पता लगता है। ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ेगा, ना हिंदुओं को इससे फर्क पड़ेगा। आप जैसे कितने आए और कितने चले गए, और आपके जो आका थे भिंडरांवाले जी, वो इतने सारे हथियार लेके आए, उन्होंने इतने लोगों की जिंदगियां तबाह करी, लेकिन फिर भी वो मुद्दा हासिल नहीं कर पाए जिस मुद्दे को हासिल करने के लिए आप गुरुद्वारों की आड़ लेते हैं और अपने झंडे में सिक्की खंडा लगाकर और प्रदर्शन करते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि अगर मोहब्बत वतन और हम वतन लोगों ने इस झंडे को इसी तरीके से जमीन पर लिटाकर और उसके ऊपर अभद्र कार्रवाइयां करी, बदतमीजी करी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं, जो देशभक्त हैं, वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो गुरु हैं जिनका आप मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, वो गुरु दरअसल हम लोगों के हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिंदुओं के हैं। हिंदुओं से निकल के आए हैं वो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं, कहीं मंगोलिया और तुर्की और अरेबिया से नहीं आए थे वो, हम ही लोगों में से आए थे। हमारे अंदर मंथन हुआ था, हमारे लोग खड़े हुए थे इस्लामिक जो आक्रमण थे उनके खिलाफ। हम में से आए थे वो, हमारे थे गुरु वो, हमारे बच्चे उन गुरुओं के पीछे चले थे और उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये कहीं आसमान से नहीं टपके थे। तो ये जो आप जो फालतू के जो पाखंड और ड्रामे कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या दिमाग है और क्या असली कारण है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिमाग क्या है वो हमें मालूम है अच्छी तरह से, पूरी तरह से भ्रष्ट और सड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आपका दिमाग सही होगा और इस तरीके की बेहुदा कार्रवाइयां और हरकत आप बंद करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।